ये एक कड़वा सच। 2020 में चाइना ने पूरी दुनिया पर कोविड के रूप में एक पेंडेमिक छोड़ा, जिसने हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी इकोनॉमी पर भी अटैक किया। जिसके बाद हमने डिसाइड किया कि यस, हम चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में सेल्फ रिलायंट बनना ही होगा। हमने सोचा कई कंपनीज अब चाइना से बाहर निकलना चाहती है, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहती हैं और भारत उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है। बट 3 साल हो गए, कंपनीज कहाँ हैं? द आंसर इज वियतनाम। आत्मनिर्भर भारत, ये आइडिया हमारी और फायदा हुआ वियतनाम को। आज का ये वीडियो भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए है कि वियतनाम जैसा छोटा देश डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम भारत के प्रॉब्लम्स के बारे में एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोल्यूशन को माइंड में रखते हुए वीडियोस बनाना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, वियतनाम इम्पोर्टेंट क्यों? जब भी मैं जूते खरीदता हूँ तो सबसे पहले जूतों का कंट्री ऑफ ओरिजिन चेक करता हूँ। चाइनीज जूते मैं नहीं खरीदता, लेकिन एक बात मैंने ऑब्जर्व की कि 2020 के बाद ज्यादातर जूते चाइना से नहीं वियतनाम से आते हैं। क्या है वियतनाम और क्यों भारत के दुकानदारों को यहाँ पर चीजें बनाने के बजाय वियतनाम से हजारों किलोमीटर दूर से चीजें इंपोर्ट करना सस्ता लगता है? जहाँ भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, वियतनाम में 10 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ के हर इंसान की एवरेज इनकम यहाँ के एक इंसान से ऑलमोस्ट डबल है। 2020 में कोविड के समय जहाँ भारत की इकोनॉमी 6% से गिर गई, वियतनाम की इकोनॉमी उस साल भी 2.8% से ग्रो हुई। ये है आज की बात, लेकिन 1970s और 1980s में वियतनाम की इकोनॉमी दुनिया की वर्स्ट इकोनॉमी हुआ करती थी। देश जस्ट अमेरिका और चाइना जैसे देशों से वॉर लड़ चुका था और इसने देश को गरीबी के एक ऐसे छोर पर पहुंचा दिया था कि 80% लोगों के पास खाना नहीं हुआ करता था। पर कैपिटा जीडीपी सिर्फ $200 था। ये है कल का वियतनाम और ये है आज का वियतनाम। आज वियतनाम की कैपिटल हैनोई एशिया की सबसे चार्मिंग डेस्टिनेशन बन चुकी है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई 1986 में डोई मोई के साथ। डोई मोई वियतनाम की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जिन्होंने आज के डेवलप्ड वियतनाम का एक बेस रचा। डोई मोई का मतलब है इनोवेशन। जैसे भारत एक सोशलिस्ट देश हुआ करता था, वैसे ही वियतनाम कम्युनिस्ट था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपके घर आने वाले सारे गुड्स और सर्विसेज सरकार डिसाइड किया करती थी। कम्युनिज्म की वजह से वो यूएसएसआर पर काफी डिपेंडेंट थे और सरकार की परमिशन के बगैर कोई भी प्राइवेट बिजनेस करना इम्पॉसिबल था। लेकिन डोई मोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद 1990 से लेकर अगले 30 सालों तक सरकार ने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एनकरेज किया। कहते हैं ना, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस। ये कहावत उन्होंने फॉलो की और अपनी कंपनीज बेचना स्टार्ट किया। 1990s में 12,000 कंपनीज सरकार ओन करती थी। ये नंबर 2010 में घटकर बस 1,000 हो गया। अलग अलग सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स उभर कर आए, लेकिन सिर्फ प्राइवेट कंपनीज बनना काफी नहीं था। प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करना मानो एक बीज बोने जैसा होता है। जब तक उन्हें खाद नहीं मिलेगी, हर रोज पानी नहीं मिलेगा, तब तक पेड़ नहीं बनेगा और जब तक पेड़ नहीं बनेगा उससे फल नहीं आएंगे। वियतनाम ने लोगों के लिए क्या किया? चैप्टर 2, वियतनाम की ग्रोथ। चलिए कुछ ऐसे स्टेप्स देखते हैं जिन्होंने वियतनाम की इकोनॉमी को बूस्ट दिया। सबसे पहला पॉइंट है टैक्स। वियतनाम ने ये जान लिया कि अगर उन्हें ग्रो करना है तो उन्हें फॉरेन से कंपनीज को उनके देश लाना होगा। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25 से 40% है, वियतनाम में वही 20% है और कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए ये टैक्स रेट 17% है, यानी भारत से 40% कम। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर और हाईटेक स्टार्टअप्स के लिए ये टैक्स रेट 15 सालों के लिए 10% तक कम हो जाता है। जहाँ भारत में जीएसटी 5% से 28% है, वहाँ पे वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स फ्लैट 10% है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये किसी भी इकोनॉमी के बेसिक पिलर्स होते हैं। अगर इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ये वियतनाम ने जान लिया था। साथ ही साथ सरकार को पता है कि इकोनॉमी को संवारने का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती, उन्हें प्राइवेट कंपनीज की मदद लगती है। जो बिजनेसेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने में मदद करते हैं उनका टैक्स कम होता है, उन्हें इंसेंटिव्स मिलते हैं। एज अ रिजल्ट हर साल फॉरेन से बिलियंस ऑफ डॉलर्स वियतनाम में आते हैं। कई सारे कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग का काम वियतनाम में शिफ्ट करते हैं। नाइकी, एडिडास, स्केचर्स जैसे कंपनीज अपने जूते वियतनाम में बनाते हैं। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी टाइम वियतनाम ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन कैसे? यूरोप के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करके। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? बेसिकली ये दो देशों के बीच एक अग्रीमेंट होता है जिसमें कुछ पर्टिकुलर गुड्स पर से दोनों देश टैरिफ्स हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
वियतनाम यूरोप को एप्पल्स बेचता है और यूरोप से ऑरेंजेस इंपोर्ट करता है, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में होगा ये कि एप्पल्स इंपोर्ट करते हुए यूरोप कोई एक्स्ट्रा टैरिफ्स नहीं लगाएगा और ऑरेंज खरीदते हुए वियतनाम कोई एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाएगा। इससे प्राइसेस कंट्रोल में रहता है। सोचिए, अगर एक इंपोर्टर यूरोप में बैठकर वियतनाम से एप्पल्स इंपोर्ट कर रहा है और एप्पल के प्राइस के ऊपर और टैक्स भी पे कर रहा है, तो अल्टीमेटली यूरोप के कंज्यूमर्स के लिए एप्पल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे और इसकी वजह से कम कंज्यूमर्स एप्पल्स खरीद पाएंगे। वियतनाम ने FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से इस प्रॉब्लम को हटा दिया। एज अ रिजल्ट वियतनाम एक ट्रेड सरप्लस देश है, यानी वियतनाम जितना इंपोर्ट करता है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, यानी ट्रेड की वजह से वियतनाम में आने वाला पैसा बढ़ता है। एट द सेम टाइम भारत में क्या हाल है? भारत ने भी FTAs किए हुए हैं, वहाँ हम पीछे नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ वियतनाम के पास $8 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, वही भारत के पास $273 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। प्रॉब्लम समझ रहा है? ट्रेड की वजह से भारत से 273 बिलियन बाहर जा रहे हैं और वियतनाम में 8 बिलियन आ रहे हैं। चैप्टर 3, अमेरिका और चाइना की वॉर। कोविड से भी पहले अमेरिका और चाइना के बीच एक ट्रेड वॉर चल रही थी। 2001 में चाइना WTO का हिस्सा बना और जल्द ही पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन गया। आज चाइना एक्सपोर्ट्स में दुनिया में नंबर 1 है और एक सुपर पावर बनकर अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अमेरिका को नंबर 1 स्पॉट से निकलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इसी वजह से अमेरिका और चाइना की रिलेशनशिप बहुत टाइम से खराब हो रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक देश ने लिया है तो वो है वियतनाम। वियतनाम के पास जियोग्राफिक एडवांटेज था क्योंकि वो चाइना के नजदीक था। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कम टैक्सेस, कम रूल्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनकी वजह से सेटअप करना आसान था। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स रेडी थे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे चाइना में एक पार्टी की सत्ता है वैसे ही वियतनाम में भी है। एक पार्टी पावर में होने से इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि आज एक पार्टी एक पॉलिसी बनाएगी और 5 साल बाद सरकार चेंज होने पर पॉलिसी चेंज हो जाएगी। कुछ कंपनीज चाइना से वियतनाम शिफ्ट हो गई तो कुछ कंपनीज ने चाइना में होने वाला सस्ता और इजी वाला मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में शिफ्ट कर दिया। इस स्ट्रैटेजी को चाइना +1 स्ट्रैटेजी कहते हैं। चैप्टर 4, वियतनाम से कंपैरिजन क्यों? यू सी, हमें भारत को किसी भी और देश से कंपेयर करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि हर देश में कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स होते ही हैं। हमें भारत में बैठे बैठे नेगेटिव चीजें ज्यादा नोटिस होती हैं और फिर हम हमेशा भारत के नेगेटिव्स को किसी और देश के पॉजिटिव से कंपेयर करते हैं, जो कि फेयर नहीं है। लेकिन वियतनाम और भारत में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, जैसे कि यंग पॉपुलेशन। वियतनाम के 55% लोग अंडर 35 हैं और भारत के भी 52% लोग 35 की एज से कम है। एक यंग पॉपुलेशन एक देश के लिए एसेट बन सकता है क्योंकि उनके आगे उनकी पूरी लाइफ पड़ी होती है। वो तरक्की कर सकते हैं, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे वियतनाम में 1986 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, वैसे ही भारत में 1991 में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ, जिससे भारत में अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, लोगों की सैलरीज बढ़ी और परचेजिंग पावर भी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम वियतनाम से पीछे हैं। इसका मतलब ये है कि वियतनाम ने जो मिरेकल्स करके दिखाए हैं वो भारत को भी करना पॉसिबल है और जहाँ स्कोप है वहाँ होप। जब भारत और वियतनाम की बात आती है तो भारत के पास एक एडवांटेज जरूर है जो वियतनाम के पास नहीं है, कि वियतनाम धीरे धीरे एक चाइनीज पपेट बन रहा है। हो ये रहा है कि वियतनाम में कई चाइनीज कंपनीज मूव हो रही हैं और वेस्ट ये बात जानता है। अगर वेस्ट के चाइना के साथ संबंध खराब हुए तो उनके वियतनाम से भी खराब होंगे। स्टील का एग्जांपल लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि वियतनाम से आने वाला स्टील एक्चुअली चाइनीज स्टील है और वियतनाम और चाइना मिलकर उन्हें मामू बना रहे हैं। तो उन्होंने वियतनाम से होने वाले सारे स्टील इंपोर्ट्स पर 400% टैरिफ्स लगाए। यानी वियतनाम चाइना का एक ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि एक टेम्पररी फिक्स है। यानी जब तक डेवलप्ड देश चाइना का ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढते वो वियतनाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बाकी के एशियन देशों के लिए एक गुड न्यूज है। कुछ ही दिनों पहले न्यूज आई थी कि अब एडिडास और नाइकी तमिलनाडु में शूज बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज अ ह्यूज स्टेप फॉर इंडिया जो हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकती है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज कर्नाटका में चिप्स बना रही है और टाटा के साथ जॉइंट वेंचर करके हम सेमीकंडक्टर्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों में टाइम लगेगा। वियतनाम पेंडेमिक का चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर का फायदा इसीलिए ले पाया क्योंकि उनके पास जरूरी इन्वायरमेंट रेडी थी। जैसे एक बीज की फल देने तक एक जर्नी होती है, उसे समय लगता है, मेहनत लगती है, सही हालात लगता है। वैसे ही सही हालात डेवलप करने में वियतनाम ने टाइम इन्वेस्ट किया।
जिसके फल उन्हें आज मिल रहे हैं। अगर दुनिया की किसी भी फास्ट ग्रोइंग देश को देखो तो ये बात कॉमन होती है। सिंगापुर, यूएई, थाईलैंड एंड इवन वियतनाम। हमें भी लॉन्ग टर्म में भारत को आत्मनिर्भर करने में फोकस करना होगा। हमारे जीडीपी का कुछ 15% मैन्युफैक्चरिंग से आता है। ये आंकड़ा बढ़कर 25% तक जाना ही होगा, ताकि हम हमारे डोमेस्टिक नीड्स फुलफिल करके दुनिया के नीड्स फुलफिल कर पाए। नेट इम्पोर्टर नहीं, नेट एक्सपोर्टर देश बन पाए, जैसे हमने पिछले 30 सालों में सर्विसेज में कमाल किए हैं। बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा जैसे हब्स बनाए हैं, वैसे ही हमें आने वाले 30 सालों में मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने होंगे। और ये काम कौन करेगा? ये वीडियो देखने वाले लोग। हमने इस वीडियो की शुरुआत एक बुरे स्टेटमेंट के साथ की कि आत्मनिर्भर भारत फेल हो रहा है। एक्चुअली ये पूरा सच नहीं, क्योंकि पैंडेमिक के बाद जहां दुनिया की सारी मेजर इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, हम 6% के रेट से आगे बढ़ रहे हैं। स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सारे इन्वेस्टमेंट हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। एट द सेम टाइम एमएसएमईज यानी छोटे बिजनेसेस को लोन मिलना आसान हो रहा है। पिछले साल इन टोटल एमएसएमईज ने 37 ट्रिलियन रुपीस के लोन उठाए। व्हाट डज इट मीन? कि लोगों में कॉन्फिडेंस है खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का, जॉब टेकर नहीं जॉब गिवर बनने का। और इसका फायदा भारत के फाइनेंस सेक्टर को भी होगा, क्योंकि बैंक्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लोग लोन लेकर अच्छे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी किस्तें चुकाकर देश के जीडीपी को दुगने स्पीड से आगे ले जा रहे हैं। छोटे बिजनेसेस उभर रहे हैं जो कल के मल्टी मिलियन बिजनेसेस हो सकते हैं। ये एक फैक्ट है और प्रोग्रेस ऐसे ही होती है। आत्मनिर्भर भारत एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, एक प्रॉमिस, लेकिन इस प्रॉमिस को परफॉर्मेंस में तब्दील करने का वक्त आ गया। सरकार को खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, क्या हम हमारे आस पड़ोस के देशों से कुछ सीख सकते हैं? हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने वाले इंडस्ट्रीज को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हम जैसे दुनिया की फार्मेसी है, वैसे ही दुनिया की फूड बैंक क्यों नहीं बन सकते? एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ा सकते? हम हैंडलूम्स, फैशन, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट्स ऐसे कई इंडस्ट्रीज में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? अपॉर्चुनिटीज की कोई सीमा नहीं होती अगर उनका फायदा लेने का इरादा हो तो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही देश का भविष्य हैं। आप में से ही कुछ लोग आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, बड़े बड़े कंपनीज में सीईओ, सीएफओ, सीओओस बनेंगे, या फिर खुद का कुछ स्टार्ट करेंगे जो पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। आपको आपकी आंखें खुली रखनी है, हर देश से जो अच्छा लगे वो सीखना है, आइडियाज को वेलकम करना है और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा।